चैनल पुलिस टारगेट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी में जितने भी अपने आर्टिकल हैं, आर्टिकल के अंदर जो भी हैं वो सभी पार्ट आप पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस हमेशा ऐसे क्वेश्चन ही पूछती है जो पहले कभी ना पूछे गए हों या फिर बहुत जो कम क्वेश्चंस पूछे गए हों। ठीक है, तो आर्टिकल हमेशा वो नए नए क्वेश्चंस आर्टिकल से रखती है। तो चलिए अपना भाग 4 कंप्लीट करते हैं और आर्टिकल 36 से 51। अगर आपने अभी तक हमारे 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के सबसे पहले वो देखें, तब आप डीपीएसपी का जो ये वीडियो है ये देखना। आपको इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। वैसे आपको पीडीएफ ये पहले ही मिल चुकी है। अगर आपको फिर से पीडीएफ चाहिए तो हम दोबारा से फिर से इसको वीडियो को जस्ट नीचे लिंक के नीचे आपको इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। आपको क्या करना है, जब आप शॉप पर जाएंगे तो इस पीडीएफ को किस तरीके से निकलवाना है वो हम आपको लास्ट में बताएंगे, ताकि एक ही पेज पर ये पूरा कंटेंट आपको मिल जाए। ठीक है, करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 4 में वर्णित है और इनका जो आर्टिकल है वो 36 से 51 है। हमने अभी 12 से 35 हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे, जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। 5 से 12 हमने नागरिकता पढ़ी थी और इसके पहले हमने 1 से 4 तक जो संघ, राज्य और संघ हैं वो पढ़े थे। ठीक है, तो अब हम डीपीएसपी की शुरुआत करते हैं। ये हमारे देश में कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड की संविधान से ये लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये डीपीएसपी बनाने का उद्देश्य क्या था? तो डीपीएसपी बनाने का जो उद्देश्य था वो था कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। एक राज्य है, अगर उसकी स्थापना होती है तो उसका जो कल्याणकारी राज्य है, मतलब राज्य में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, क्या क्या लोगों के प्रति दायित्व हैं, इस तरीके की बातें इसमें लिखी हुई हैं। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 3 लोग थे। पहले थे केटी शाह, दूसरे थे जी ऑस्टिन और तीसरे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। केटी शाह ने डीपीएसपी को क्या बोला कि ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यानी कि डीपीएसपी ऐसी एक एक संविधान में बड़े जो चीज़ें हैं वो ऐसी हैं कि जो राज्य है वो अपने अनुसार चीज़ों को बना सकता है। ठीक है, तो आपसे लाइन पूछी जाएगी कि किसने कहा डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केटी शाह। केटी शाह ने ये बात लिखी। जी ऑस्टिन ने क्या कहा? तो जी ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा? डीपीएसपी की संविधान की आत्मा कहा। किसको? डीपीएसपी को। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को भी कहा गया है और प्रस्तावना को भी कहा गया है। तो प्रस्तावना को किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। और आर्टिकल कौन सा है? तो 32 अनुच्छेद को कहा गया है। ठीक है, संविधान की जो आत्मा है वो अनुच्छेद 32 को कहा गया है और संविधान की जो आत्मा है वो कहा किसको जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो जी ऑस्टिन ने कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डीपीएसपी को क्या कहा है? ये संविधान की एक अनोखी विशेषता कहा गया है कि ये एक अनोखी विशेषता है संविधान की। ठीक है, ये 3 लोगों के नाम याद रखेंगे। अब बात आती है अपने अनुच्छेद की, आर्टिकल की, कि आर्टिकल 36 में क्या लिखा है, 37 में क्या लिखा है, 38 में क्या लिखा है, 38 का में क्या लिखा हुआ है। तो बात करते हैं कि अनुच्छेद 36 में क्या लिखा है। तो अनुच्छेद 36 में राज्य की जो परिभाषा है वो लिखी गई है। किसकी? राज्य की जो परिभाषा है वो लिखी गई है। अनुच्छेद 37 में क्या है?
डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। मान लो डीपीएसपी के खिलाफ किसी कोई अगर कुछ बोलता है तो वो कहीं पर भी लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, ये वाद योग्य है। अनुच्छेद 38 में क्या है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के सुनिश्चित करे। यानी राज्य से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनके कर्तव्य हैं जो राज्य के प्रति, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, तो उनके प्रति वो सुनिश्चित किए जाएं। आर्टिकल 39 का में क्या है, सभी लोग को समान रूप से न्याय तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था कराना। जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको निःशुल्क शिक्षा एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति जो हैं उन्हें उनके लिए व्यवस्था करवाना, ये राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, निःशुल्क कानूनी सहायता जिसको हम कहते हैं, मान लो कोई व्यक्ति है, गरीब है, वो वकील हायर नहीं कर पा रहा है बड़े से बड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी या फिर हाई कोर्ट, एक ऐसा वकील जो सरकार उसकी तरफ से लड़ सके। ठीक है, तो उस व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है उसको कोई फीस चार्ज नहीं देने पड़ेगा उस व्यक्ति को, जो दूसरा वकील होगा उसको। ठीक है, तो निःशुल्क विधिक सहायता ये होती है। अनुच्छेद 39 घ क्या कहता है, इम्पॉर्टेंट है। 39 घ ये कहता है कि स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ये किस आर्टिकल में है, तो 39 घ में है। 39 का में क्या है कि समान रूप से न्याय तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए जो निःशुल्क विधिक सहायता जिसको कहते हैं निःशुल्क कानूनी सहायता, 39 का या 39 ए बोल ले, बात एक ही है। अनुच्छेद 40 में सभी को पता है, इसको गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है या गांधीवादी अनुच्छेद भी कहा जाता है। इसको किसको, अनुच्छेद 40 को, जिसका वर्णन है ग्राम पंचायत का जो गठन है वो अनुच्छेद 40 के तहत किया गया था, जिसको हम गांधीवादी आर्टिकल या गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, अगर 10th क्लास के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए जॉब निकली है, किसी के लिए भी, ठीक है, तो उसमें सभी का हक है कि वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सभी को रोजगार व शिक्षा पा सकें, अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें। कुछ दिशाओं में शिक्षा एवं काम पाने का अधिकार भी इसी में शामिल है। अभी बताया कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो हाई स्कूल है, हाई स्कूल कर रखी है उसने, और हाई स्कूल के लिए क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, तो उसमें अप्लाई कर सकता है, वो उस वैकेंसी के लिए बाध्य माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 42 क्या कहता है, कार्य करने की न्याय संगति एवं मानवीय दशाएं, यानी कार्य करने की जो न्याय संगति एवं मानवीय दशाएं हैं। न्याय संगति का मतलब है सभी के लिए बराबर काम, जैसे अगर उसी पद पर कोई स्त्री है, उसी पद पर कोई महिला है, तो ऐसा नहीं है कि महिला को कम काम दिया जाएगा और पुरुष को ज़्यादा, या फिर महिला को ज़्यादा काम दिया जाएगा या फिर पुरुष को कम। तो सभी के लिए वो काम समान दिया जाएगा और उनसे समान व्यवहार भी किया जाएगा। स्त्रियों की प्रसूति सहायता, मान लो कोई स्त्रियां हैं 8-10, वो किसी कंपनी में जॉब कर रही हैं, ठीक है, और वो सभी प्रेग्नेंट हैं, तो कंपनी का ये दायित्व बनता है कि वो वहाँ पर अपनी जो कंपनी है उसके बाहर वो एम्बुलेंस को एक रखे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस कंपनी के खिलाफ एक FIR दर्ज होगी, जो अनुच्छेद 42 के तहत दर्ज की जाएगी। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 43 क्या कहता है, राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिल सके।
राज्य का कर्तव्य है कि जितने भी किसान एवं उद्योग में काम करने वाले मजदूर हैं उन्हें उनके जीवन के लिए मजदूरी उन्हें मिल सके। अगर किसी व्यक्ति को नहीं मिलती है ये सब चीज़ें, तो ये एक राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो कृषि और उद्योगों के लिए समय समय पर योजनाएं चलाए। ठीक है। अनुच्छेद 43 ये कहता है, अनुच्छेद 43 का क्या कहता है कि कोई कंपनी है, मान लो उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें भी उस कंपनी के शेयर मिलने चाहिए, क्योंकि वो उस कंपनी में अपना जो योगदान है वो दे रहे हैं। ठीक है। तो अनुच्छेद 43 का क्या कहता है, कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में भागीदारी बनाया जा सके। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। 43 खा क्या कहता है, राज्य सहकारी समितियों का गठन करेगा। कैसे? जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, राज्य उनका गठन करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 44 क्या कहता है, समान नागरिक संहिता सर्वप्रथम गोवा में, समान नागरिक संहिता जो है वो आर्टिकल 44 में दिया गया है वर्णन। सर्वप्रथम कहाँ पे लागू किया गया था समान नागरिक संहिता, तो ये गोवा में सर्वप्रथम लागू किया गया था। अनुच्छेद 45 क्या कहता है, अनुच्छेद 45 ये कहता है कि 6 वर्ष से कम बच्चे, किससे, 6 वर्ष से कम बच्चों की देखरेख एवं शिक्षा का जो अधिकार है वो किस में आता है, तो वो आता है आर्टिकल 45 में। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 6 वर्ष से कम बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 45 में। 6 वर्ष से कम बच्चे की देखरेख का अधिकार किस में है, तो अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि एससी तथा एसटी के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास का प्रावधान। एससी और एसटी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनका शैक्षणिक विकास का प्रावधान कहते हैं। ठीक है। 47 में क्या है, नशीले पदार्थ पर प्रतिबंध। वैसे मैंने ये आर्टिकल कैसे याद किया था कि 4 लोग साथ तभी देते हैं, 4 लोग अच्छे कामों में साथ नहीं देंगे, कब देंगे, नशीले पदार्थों में साथ जरूर देते हैं। तो 4 और 7। ठीक है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है, कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा। जैसे G20 की समिट दिल्ली में हो रही है प्रेजेंट टाइम में, आज की बात है, जितने भी कुत्ते हैं उन सभी को हटाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। आपने शायद देखी हो वीडियो, कुत्तों को बांधकर उनको गंदी तरीके से उठा के बहुत अमानवीय तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। तो कर तो वो गलत रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि जो जानवर हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा, लेकिन किया जा रहा है। ठीक है। तो वो अगर उनके खिलाफ कोई एफआईआर करता है तो वो एफआईआर किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होगी, तो कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा के लिए यानी अनुच्छेद 48 है वो होगी। गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध। आपने सुना होगा कि अब जो गोवंश हैं, गोवंश का मतलब है जो गाय होती हैं उनकी हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है। यूपी में तो ये बिल्कुल तरीके से बैन है, और जो ये पकड़ा गया उसकी तो 1-2 पुश्तें तो समझ लो ऐसे ही चलेंगी। ठीक है, जेल में ही। अनुच्छेद 48 का क्या कहता है, पर्यावरण संरक्षण तथा वन और वन्यजीव की सुरक्षा। वहाँ पे क्या था 47 में था कि कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा, और यहाँ क्या है, यहाँ पर्यावरण सुरक्षा और वन और वन्यजीवों की सुरक्षा। यहाँ देखना, यहाँ कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा, यहाँ गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया इसी में। फिर पर्यावरण संरक्षण 48 का में ही है। वन एवं वन्यजीवों का मतलब है
जो वन में रहने वाले जीव होते हैं उन पर, उनकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो 48 का है क्या है, पर्यावरण संरक्षण तथा वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा। अनुच्छेद 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा। राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक इमारतों की स्मारकों की रक्षा, ये किस में आता है, तो ये आता है अनुच्छेद 49 में। ठीक है, अनुच्छेद 50 में क्या है, तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का जो प्रक्रिया है वो किस में है, तो अनुच्छेद 50 में है। इसके बाद बात करें 51 में क्या है, 51 रुपये की शांति। 51 रुपये आपने देखे होंगे लोग ज़्यादातर देते हैं, तो वो शांति के लिए देते हैं। ठीक है, शांति सुरक्षा, भारत की विदेश नीति से संबंधित। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति जो होती है, इंटरनेशनल पीस जिसको हम कहते हैं, और सुरक्षा एंड सिक्योरिटी, तथा भारत की विदेशी नीति से संबंधित जो निर्देशक तत्व हैं वो किस में आते हैं, तो वो आते हैं अनुच्छेद 51 में। एक बार फिर से हम लोग जल्दी जल्दी से रिपीट कर लेते हैं शुरुआत से। डीपीएसपी भाग किस में है, तो भाग 4 में है। अनुच्छेद 51 से 36 से 51 तक है। ये कहाँ से लिए गए, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, केटी शाह ने क्या कहा था, केटी शाह ने कहा था ये एक ऐसा चेक है जो अपनी बैंक सुविधा अनुसार अदा करती है। जी ऑस्टिन ने क्या कहा, डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा। डॉक्टर भीमराव ने क्या कहा, संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। ठीक है, क्या कहा है, संविधान की अनोखी विशेषता डीपीएसपी को कहा है। अनुच्छेद 36 में क्या है, तो राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 में क्या है, तो डीपीएसपी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ये वाद योग्य है। डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, 38 ए क्या कहता है कि राज्य का कर्तव्य क्यों है, लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक एवं राजनीतिक प्रत्येक व्यक्ति को सुनिश्चित करे। 39 का क्या कहता है, समान रूप से एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता, जिसको हम निःशुल्क कानूनी सहायता कहते हैं। गरीब व्यक्ति है, वकील वाली जो कहानी बताई अभी हमने आपको कि एक सरकारी वकील दिया जाएगा किसी भी गरीब व्यक्ति को, वो उसका केस लड़ेगा बिना फीस के। ठीक है, अनुच्छेद 39 का क्या कहता है, सभी को समान रूप से न्याय एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क, 39 का यही है निःशुल्क कानूनी सहायता वाला। 39 गा क्या है, 39 गा है स्त्री एवं पुरुष को समान कार्यों के लिए समान वेतन का प्रावधान है। 39 गा क्या कहता है कि स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ग्राम पंचायतों का गठन क्या कहता है, इस अनुच्छेद 40, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गांधीवादी सिद्धांत या गांधीवादी अनुच्छेद भी कहा जाता है इसी को। 41 क्या है, सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकते हैं, कुछ दशाओं जैसे शिक्षा एवं काम पाने का अधिकार। ठीक है, जैसे काम पाने का अधिकार है और शिक्षा पाने का अधिकार है, सभी के लिए बराबर होगा। अनुच्छेद 42 क्या कहता है, कार्य करने की न्याय संगति एवं मानवीय दशाएं। और दूसरा क्या है इसी में, स्त्रियों की प्रसूति सहायता। ठीक है, जो कंपनियां हैं उनमें जो स्त्रियां काम करती हैं, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनके लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। अनुच्छेद 43 क्या कहता है, राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि एवं उद्योगों में लगे हुए सब मजदूरों को उचित मजदूरी मिल सके जीवन निर्वाह के लिए। अनुच्छेद 43 का क्या कहता है, कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों में प्रबंधन में भागीदारी बनाया जा सकता है। जैसे कोई भी प्राइवेट कंपनी है, उसमें अगर वो व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके जो शेयर्स हैं वो उनके जो कर्मचारी हैं उन्हें भी मिलने का पूरा अधिकार है। 43 खा क्या कहता है, राज्य सहकारी समितियों का गठन। 43 खा क्या है, राज्य सहकारी समितियों का गठन। अनुच्छेद 44 क्या है, तो समान नागरिक संहिता जो है, समान नागरिक संहिता का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 44 में है। सर्वप्रथम गोवा में लागू किया गया था। अनुच्छेद 45 क्या कहता है, 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा एवं उनकी देखरेख जो है वो अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 46 में क्या है, एससी एवं एसटी की जो आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 46 में है। अनुच्छेद 47 में क्या है, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध। 4 लोग साथ देते हैं कब, नशीले पदार्थों में। 48 क्या है,
कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा, इसी में गोवंशों की हत्या पर प्रतिबंध है। 48 क्या क्या कहता है, पर्यावरण संरक्षण तथा वन और वन्यजीव की सुरक्षा जो है, पर्यावरण संरक्षण जैसे जंगल बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए अगर यदि कोई व्यक्ति जंगल में लकड़ी काटता पाया जाता है तो उसे अनुच्छेद 48 का के अनुसार ही उसे दंड किया जाता है। अनुच्छेद 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा। अनुच्छेद 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, कार्यपालकों को न्यायपालिका से अलग करने की जो शक्ति है वो किसके पास है, तो अनुच्छेद 50 के पास है। अनुच्छेद 51 क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति एवं भारत की विदेश नीतियाँ हैं से संबंधित जो निर्देशक तत्व हैं वो अनुच्छेद 51 में आते हैं। अब आपको मान लो ये 4 PDF है, आपको निकलवानी कैसे है ये हम आपको बता दें, ठीक है। या तो आप जब भी कंप्यूटर वाले दुकान पर जाइए तो आप बोलिए कि हमें एक ही पेज पे ये चारों PDF चाहिए, तो उसमें एक ऑप्शन होता है जब वो प्रिंट करने के लिए एक जो ऑप्शन आता है वो जब ओपन होता है कि किस तरीके से देना है, तो सबसे लास्ट में एक ऑप्शन निकलता है। आप उनसे बोलेंगे तो वो आपको निकाल के दे देंगे कि मुझे एक ही PDF में जो वो है वो निकालना है, कि मतलब एक ही पेज पे पूरी PDF निकालनी है। इसके बाद में दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका ये है, मान लो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको PDF लेआउट ऑनलाइन करके एक वेबसाइट है उसको खोलना है।